तो नरेंद्र मोदी काठमांडू पहुंच चुके हैं और उनका अब स्वागत किया गया, वहां पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद उनका कार्यक्रम है देश के नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलने का, विदेश मंत्री से मिलने का। नेपाल पहुंचे पीएम धर्मपुत्र भी साथ है और इस के साथ साथ कल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं अपने मोदी की नेपाल यात्रा की 3 तस्वीरें जो कि वहां पर देखने को मिलेगी। और कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि वाराणसी से उन्होंने चुनाव जीता और अब वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक तरह का कनेक्शन कहीं ना कहीं है। तो शिव की नगरी से संसद और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी नेपाल में भोलेनाथ के दर्शन करने जाएंगे। दुनिया भर में अपनी तरह के अकेले पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी भोले के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। और इतना ही नहीं, मोदी बाबा को 3 करोड़ की चंदन की लकड़ी भी भेंट करेंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी नेपाल के विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे। सावन के अंतिम सोमवार को पशुपतिनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। पूजा अर्चना के लिए पंडितों की एक टीम भी दिल्ली से रवाना होगी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 7 RCR तक का कठिन सफर पूरा कर लिया। अब मोदी काठमांडू की 5वीं शताब्दी के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को मोदी मंदिर में करीब आधे घंटे तक विशेष पूजा करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी की पूजा भी बेहद खास होगी, जिसकी तैयारियां मंदिर में जोरों पर चल रही है। मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके भी दी है। पशुपतिनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे मोदी। मंदिर के मुख्य पुरोहित गणेश भट्टा से प्रसाद मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर में 2 दर्जन देवी देवताओं की पूजा करेंगे। 21 ब्राह्मणों का समूह मोदी की पूजा कराएगा। पूजा के लिए ब्राह्मणों का एक समूह काठमांडू जा रहा है। नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी से जीतकर पहली संसद पहुंचे हैं, जिसके बाद मोदी ने अपना फर्ज भी पूरा करना शुरू कर दिया है। उनके पहले ही बजट में गंगा सफाई के लिए अब तक सबसे बड़ी योजना नमामि गंगे का ऐलान हुआ। अब मोदी पशुपतिनाथ जाकर वहां भी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में 3 करोड़ की चंदन की लकड़ी चढ़ाएंगे। मोदी 2500 किलोग्राम श्रीखंड चंदन अर्पित करेंगे। हर दिन आधा किलोग्राम चंदन शिवलिंग पर चढ़ता है। भारत 500 किलोग्राम चंदन की लकड़ी पहले ही दे चुका है। भारत मंदिर परिसर में 400 बिस्तरों वाला धर्मशाला बनवाएगा। जिस पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी दर्शन करने जा रहे हैं, वो नेपाल का सबसे पवित्र शिव मंदिर है, जहां करीब 3.5 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर में शुमार किया है। एक हफ्ते पहले ही अपने नेपाल दौरे पर गई सुषमा स्वराज ने भी पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन किया था। उनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। सुषमा के दौरे के दौरान ही मंदिर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर में पहुंचने से पहले ही कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। मंदिर के आसपास पशुपतिनाथ से जुड़ी कुछ खास धरोहर है। नरेंद्र मोदी वहां भी जा सकते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नेपाल पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। उनका दौरा शुरू हुआ 2 दिन का, जिसमें कि आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से है, विदेश मंत्री से मुलाकात है। उसके बाद संसद को संबोधित करेंगे और साथ ही उनके सम्मान में रिसेप्शन भी रखा गया है। नेपाल पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी। उनका धर्मपुत्र भी साथ है, जिनके परिवार को सौंपेंगे। पिछले 12 साल से उनके साथ रह रहा पढ़ाई लिखाई का खर्चा नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं, जीत बहादुर का। और कल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। और जैसा हम ब्रेक में जाने से पहले दिखा रहे थे कि पशुपतिनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी के लिए क्या तैयारी की गई है। चंदन की लकड़ी, जो कि तकरीबन इसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है, वो 500 किलोग्राम लकड़ी दी जा चुकी है मंदिर को। और BR दीपक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन स्मिता जी कुछ कह रही थी जाने से पहले। साथ ही में ये सवाल भी कि पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने का भी एक महत्व है। सावन का आखिरी सोमवार है, वहाँ की जो भी धार्मिक
जो जनता होगी उनको भी कम से कम एक तरह का कनेक्शन इससे जुड़ता मिलता लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो देखिए, धर्म वैसे तो एक प्राइवेट चीज़ है, एक व्यक्तिगत चीज़ है। अगर नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से शिव भक्त हैं तो उनकी ये इच्छा हो सकती है कि चूंकि वो नेपाल में उतरे हैं काठमांडू में, तो पशुपतिनाथ की पूजा वो करेंगे। लेकिन चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसका जो जो सिग्नल इससे जाते हैं, जो सांकेतिक महत्व इसका है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इस पर क्यों किसी तरह के सवाल उठने चाहिए, क्योंकि इसको आप धर्म जो है वो हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या शक है कि भारत और नेपाल जो हैं, हमारे दूसरे पड़ोसी भी उसमें हैं, भारत और नेपाल जो हैं वो बहुत गहरे उनमें सांस्कृतिक संबंध हैं। और बिहार और उत्तर प्रदेश और आसाम और वेस्ट बंगाल के जो जनता है उनके तो पारिवारिक संबंध है नेपाल के साथ। तो जहां परिवार साथ होंगे, जहां रिश्तेदारियां होंगी, जहां धर्म कॉमन प्रैक्टिस धर्म की होगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस कॉमन होंगी, ऐतिहासिक संबंध होंगे। नेपाल का जो राजशाही परिवार है उनके तमाम वैवाहिक संबंध हमारे भारत के परिवारों से हैं। उनके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आकर पढ़ते हैं, लोगों की आवाजाही है। तो एक केवल धर्म, क्योंकि ये धर्म का नाम इसमें ना आए, तो ये जो एक फॉल्स ये जो फीलिंग है कि हम इसको इसलिए नकारें क्योंकि इसका एक धार्मिक संकेत नहीं जाना चाहिए। मैं ये मानती हूं कि हमारी, चाहे वो हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो या प्रधानमंत्री खुद हैं या सुषमा स्वराज जी का दौरा था, इसमें कोई अपोलोजेटिक होने की बात भी नहीं है। और इस पर सवाल भी उठना बड़ा हैरान करने वाला है। हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको हमारे चाहने से नकारा नहीं जा सकता। तो अगर उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए, उनको प्रगाढ़ बनाते हुए, अगर दोनों देशों के लोगों के बीच में जो दूरियां आई हैं, जो अविश्वास कायम हुआ है, अगर ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि हम और आप चूंकि सदियों से एक रहे हैं, तो हम आज भी एक हैं और एक दूसरे के साथ ही हैं। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीरें दिखा दे रहा हूं जो कि नेपाल पहुंचे और अपने विमान से उतरते हुए नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए वहां पर नेपाल मंत्रिमंडल का पूरा वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही मंत्रिमंडल के लोग वहां पर मौजूद थे। अब से कुछ समय पहले नेपाल काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने विशेष विमान से, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सुशील कोइराला उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पत्रकारों का, मीडिया का पूरा हुजूम है वहां। और जैसा कहा गया कि इस बार प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए सुशील कोइराला ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये अपने आप में एक अलग तरह का जेस्चर भी है। दोनों देश संबंधों को एक नई दिशा में ले जाने के लिए आतुर हैं, प्रयासरत हैं। ये कोशिश भी है। और उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर, साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। और ये 21 तोपों की सलामी के बाद उनका स्वागत किया गया। और ये देख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी के साथ में उनका पूरा डेलीगेशन मौजूद है। साथ ही नेपाल मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य उनके स्वागत के लिए। और एक पारंपरिक तरीके से नेपाल के एक संबंध पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किए जाने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बच्ची संभवतः माला पहनाने आई है, नरेंद्र मोदी ने उसी की माला उसी को पहनाई है।
पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है उनका। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री, 21 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। अरुण जी, आखिर में अगर मैं कहूं तो पॉजिटिव नोट और कई तरह के संकेत तो मिल रहे हैं, कितनी उम्मीदें और किस दिशा में जाता देखते हैं आप, अगर आप संक्षेप में आपसे पूछूं तो? नहीं, निश्चित तौर पे जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं उसमें मुझे लगता है कि जो आइडियोलॉजिकल हैंगओवर्स हैं उनसे मुक्त हो करके और व्यवहारिक धरातल पर एक रिश्ता कायम करने की कोशिश हो रही है। जो पुराने अच्छे तार हैं, मजबूत तार हैं, उनको जोड़ा जा रहा है और नई चीज़ें जहाँ पे छूट गई थी पिछले 17 सालों में उनको रीएस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसी तरीके से भारत और नेपाल के मजबूत संबंध बनेंगे। और मुझे नहीं लगता कि पशुपतिनाथ अगर वो गए हैं तो इसका ये संदेश लिया जाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कायम करने गए हैं, और अगर वो प्रचंड जी से मिल रहे हैं तो इसका ये संदेश नहीं लिया जाना चाहिए कि वो सशस्त्र संघर्ष के माओवाद की ओर जो है प्रेरित करने जा रहे हैं। तो दोनों तरह के आइडियोलॉजिकल हैंगओवर्स, ठीक है, नेपाल एक सेकुलर देश बने, नेपाल एक सोशलिस्ट देश बने, डेमोक्रेटिक बने, ये हमारी सदिच्छा है, लेकिन ये निर्णय वहाँ के लोगों का है। हम उनसे बेहतर रिश्ता बनाएंगे और ये वैश्वीकरण के इस दौर में हम ये एकाधिकार भी नहीं कर सकते कि हम ही से बनाएं, चीन से रिश्ता वो ना बनाएं, वो पूरी दुनिया से बनाएं, लेकिन हमसे वो अच्छा रिश्ता बनाएं। आज मैत्री दिवस है, इस मौके पर मोदी जी का नेपाल जाना इस मित्रता को प्रगाढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। प्रोटोकॉल भी जैसा दिखाया आपने कि सुशील कोइराला जी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत किया, तो ये स्वागत का जो सिलसिला है ये गहरे और मजबूत संबंधों और मजबूत आर्थिक रिश्तों की ओर जाना चाहिए। दीपक साहब भी जो बात अरुण जी ने कहा या स्मिता जी ने कहा, लेकिन क्या इससे बाकी मुल्कों के को भी डरना चाहिए? दीपक इस वक्त हमारे साथ नहीं, लेकिन स्मिता जी अगर ये सवाल करूं तो क्या चाइना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा इससे कि नेपाल ने ज़्यादा अपने हाथ खोले हैं, दिल खोला है और बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया है? ये डर कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंधों में या बहुपक्षीय संबंधों में आता है? नहीं, मुझे ये सवाल समझ नहीं है आपका, क्योंकि मतलब जैसे अगर चाइना ने कोशिश करी तो चाइना अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो संभवतः उसका भी इंटरेस्ट ये है कि उसके नजदीक ज्यादा जाए। नहीं, देखिए, मैं इसको उस तरह से देखती हूँ, नेपाल एक सॉवरेन देश है। ये नेपाल को तय करना है कि वो उसको किससे कितनी दोस्ती रखनी है, किस अनुपात में रखनी है। नहीं, पर हमारा इंटरेस्ट ये हो सकता है। मेरा सवाल अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप करें। आई एम कमिंग टू इट। एक देश से उसकी दोस्ती जो है उससे कहीं दूसरे देश से उसकी दोस्ती पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम नेपाल को, जैसा अरुण साहब ने अभी बोला कि हम नेपाल को, अब वो दुनिया का वो दौर नहीं रहा इंटरनेशनल रिलेशन में, वो समय नहीं रहा कि हम किसी देश पर ये दबाव लगा सके कि तुम दूसरे से पार्टनरशिप मत करो। नहीं, तो मेरा सवाल वो नहीं है। व्यापारिक रिश्ते रहें, चाइना से बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं, हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, लेकिन उल्फा आतंकवादियों से लेकर अरुणाचल प्रदेश का कंसर्न है, या फिर मान लीजिए जितने भी बाकी जो कहीं ना कहीं अनरेस्ट रहता है हिंदुस्तान में, उसके बारे में कहा जाता था, खासकर नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता था कि चाइना आर्म सप्लाई कर रहा है। नेपाल में भी ये कहा गया कि आईएसआई से लेकर दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क वहां पर रहता है। हिंदुस्तान का जो सामरिक इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, देश को किसी से साथ कौन व्यापार करता है ये उस पर छोड़ा जाना चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें दो बातें हैं। एक तो उस देश पर छोड़ा जाना चाहिए, मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो जो सवाल है उसमें मुझे लगता है कि वो तो बहुत साफ है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि अपने पड़ोसियों से डायलॉग जारी रखें, उनके कंसर्न्स में उनकी मदद करें और उनको अपना कंसर्न समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम उनको अन्य देशों से उनके रिश्तों पर किसी तरह का प्रभाव डालना, अगर हम डाल भी सकते हैं तो वो बहुत सटल किस्म से हो सकता है। हम किसी पर अब डंडा चलाने वाला जो दौर था इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो खत्म हो गया। हम ये कर सकते हैं, और ये केवल नेपाल के संदर्भ में नहीं है, ये म्यांमार, बांग्लादेश सभी के संदर्भ में है। हम केवल ये कर सकते हैं कि हम सतत डायलॉग जारी रखें, हम उनके कंसर्न्स में उनका सहयोग करें ताकि वो हमारे कंसर्न को समझें। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो जिन देशों का प्रभाव उन पर है
उन देशों के प्रभाव में ना आकर वो हमारे कंसर्न में हमारे पार्टनर बने, इसका रास्ता जो है वो मजबूत होगा। और उस लिहाज से देखा जाए तो फिर ये आज का जो नेपाल का दौरा है या पिछला भूटान का दौरा था प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है कि बहुत अहम रहेगा, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, डायलॉग नहीं स्थापित होगा। और मैं ये भी आखिर में कह देना चाहती हूँ कि आज जो शुरुआत नेपाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है या भूटान के साथ वो कर चुके हैं, अच्छा यही रहेगा कि भारत सरकार और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की ओर से ये प्रक्रिया फुल स्केल पे जारी रहे, तभी जाकर जो है जो कोशिश हम कर रहे हैं वो असली अपने मकसद तक पहुंच पाएगी। पर ये तो मानती है ना कि जो कोशिश हो रही है, इसका मतलब था कि जो गैप आ गया था, वो चाहे पिछली सरकारों की विदेश नीति के चलते हुआ हो या फिर वो जो भी कारण रहे हो, माओवाद रहा हो या फिर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो हो गया था, उसको पाटने की जरूरत तो अभी पड़ेगी। जी हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने, शुरू करने या आगे बढ़ाने के पहले अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो उसको खत्म किए बिना काम शुरू नहीं हो सकता। ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा तो बाकी चीजें शुरू होंगी और आगे बढ़ेंगी। और इसी लिहाज से मैं मानती हूँ कि ये दौरा जो प्रधानमंत्री का है ये कई स्तरों पर काफी अहमियत रखता है। इस दौरे में उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि पश्चिम के बड़े बड़े देशों के बजाय हमारे पड़ोसी हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस दौरे में उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि चाहे बाढ़ का सवाल हो, चाहे टेरर की बात हो, तमाम मुद्दों को देखते हुए भी हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम चीजों को बेहतर करने के इच्छुक हैं। इस ट्रिप में वो ये भी साबित करने का संकेत दे रहे हैं कि हमारे जो रिलीजियस या कल्चरल पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो कोई चाहकर भी नकार नहीं सकता, क्योंकि वो है। तो उसको उस दिशा में भी चीजों को करीब लाने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि कई स्तरों पर एक बहुस्तरीय कोशिश ये हो रही है। और जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात आपने कही, तो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा तभी दूसरी चीजों की शुरुआत हो पाएगी, जो वाकई अर्थों में पार्टनरशिप होती है। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस विजिट को हमें एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसा अवसर जिसका जितना हो सके उपयोग किया जाना चाहिए। और नेपाल को भी ये बात शायद अब समझ में आ रही है, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को, वो भी इस बात को मान रहे हैं। जी। और उनकी ओर से भी इस चीज को, डायलॉग को जारी रखने की कोशिश हो तो बेहतर होगा। पर अरुण जी, हमने वैसे तमाम बातें करी, लेकिन एक चीज में और मैं आपसे जानूंगा, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि विजुअल्स में जिनका जिस तरीके से स्वागत किया गया और वहाँ पर पारंपरिक तरीके से पहले जो प्रोटोकॉल का एक तकाजा है कि प्रधानमंत्री पहुंचे थे, नेपाल का मंत्रिमंडल के तमाम लोग पहुंचे थे और उनका 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद ये एक पारंपरिक तरीके से एक बच्ची के द्वारा उनको एक शॉल और एक माला भी पहनवाई गई और एक दस्तखत भी करवाए गए, जो कि एक तरह से एक बुक है कि वहाँ पर पहुँच के देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो अपने कुछ कमेंट्स लिखें या साइन करें। दो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं आप, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे काठमांडू एयरपोर्ट और उसके बाद उनका स्वागत किया जिस अंदाज में किया गया। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बाहर आते हुए नरेंद्र मोदी। यहाँ पर मौजूद थे सुशील कोइराला, जो कि गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। और जो हम बात कर रहे हैं कि ये संभवतः पहली बार है नेपाल में कि एक जो प्रोटोकॉल होता है आमतौर पर कि प्रधानमंत्री स्वागत के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन सुशील कोइराला ने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा और नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए पहुंचे एयरपोर्ट पर। दोनों देशों के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिलते हुए इस दौरे को बहुत ही अर्थों में देखा जा रहा है, खासकर दोनों देशों के बीच में आए रिश्तों में एक नई शुरुआत करने की दिशा में। जो कमजोरी पैदा हुई थी इन रिश्तों में, उसको एक बार फिर मजबूती देने की कोशिश करने की। और भारतीय प्राइम मिनिस्टर का जिस अंदाज में स्वागत किया गया है, हालांकि इससे पहले बात यह भी कही गई थी कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब पहुंची थी तो तमाम मॉडलिटीज़ पर चर्चा की गई थी और उसके एक हफ्ते के बाद ही नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये है काठमांडू की सड़क जहाँ से नरेंद्र मोदी का काफिला निकला और उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके स्वागत के लिए एक तरह से कहें कि काठमांडू के लोग सड़क पर बाहर आए। सुरक्षा इंतज़ाम वहाँ पर तगड़े किए गए हैं। एसपीजी की सुरक्षा जो कि नरेंद्र मोदी के साथ में रहती है, उसके साथ ही नेपाली सेना की कमांडोज, वहाँ की पुलिस, कई जो चक्र हैं, कई जो घेरे होते हैं पूरी तरह से, साथ ही हेलीकॉप्टर के ज़रिए
भी उनकी सुरक्षा जो घेरा है और उनका जो पूरा काफिला है उस पर नजर रखने की कोशिश है। तो 2 दिन के दौरे पर हैं। आज उनका पूरा कार्यक्रम कहें कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में है और कल उनका कार्यक्रम है पशुपतिनाथ मंदिर जाने का, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है काठमांडू का, वहां दर्शन करने जाने का। तो नरेंद्र मोदी एक बड़ी उम्मीदों के साथ दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश के साथ काठमांडू पहुंचे हैं। कितना सफल होते हैं, इन दोनों देशों के संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता आती है, अब ये देखने की बात होगी। लेकिन पड़ोसी मुल्कों से संबंध बेहतर करने की उनकी कोशिश का एक पड़ाव अपने पद संभालने के बाद, प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद, वो उनकी पहली यात्रा भूटान की थी। भूटान पहुंचकर भी उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की और अब पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी काठमांडू, नेपाल, अपने 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर। 3 तस्वीरों के जरिए एक बार फिर देखिए आप। नेपाल पहुंचे नरेंद्र मोदी, उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल तोड़कर सुशील कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हुए और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, 21 तोपों की सलामी।